24 अगस्त 2020 के दिन नेटफ्लिक्स इंडिया यूट्यूब चैनल पर बैड बॉय बिलियनियर इंडिया नाम की एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज का ट्रेलर लॉन्च होता है। इस ट्रेलर में दिखाया गया कि कैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, सुब्रतो रॉय समेत भारत के कुल 4 अमीर लोगों ने देश की भोली भाली जनता से हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। लेकिन इस सीरीज के रिलीज होने से पहले ही चौथे बिलियनियर ने हैदराबाद हाई कोर्ट जाकर कोर्ट में केस कर दिया और कहा कि इस सीरीज से उनकी इमेज खराब हो रही है। इस चौथे बिलियनियर का नाम था रामलिंगा राजू, सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के मालिक, जिसके नाम पर दर्ज है 7,800 करोड़ रुपए का स्कैम। कैसे एक किसान के बेटे ने देश की चौथी सबसे बड़ी आईटी कंपनी बनाई, कैसे अमेरिका में आए एक वायरस ने सत्यम कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया, कैसे राजू रामलिंगा के कारण दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को रातों रात 14,000 करोड़ रुपए की चपत लगी, और कैसे जिस कंपनी के एक शेयर की कीमत 526 रुपए थी, वो कीमत 2 दिन के भीतर ही 6.5 रुपए रह गई। आखिर क्या था सत्यम स्कैम और क्या है राजू रामलिंगा की पूरी कहानी, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। Raju is trying to beat the clock. Wanted it to become bigger and bigger and bigger. And that's sort of where I'm pulled. $1 billion just disappeared. Show sales and revenue which doesn't exist. Some of the money comes from very, very poor people. नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। साल 1987 में रामलिंगा राजू ने 20 एम्प्लॉयज के साथ मिलकर सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड नाम की एक कंपनी खोली। इंटरनेट के कारण उन दिनों आईटी कंपनियों का बूम आ रहा था, इसलिए काफी कम समय में ही सत्यम कंपनी ने बड़ी तरक्की हासिल कर ली। सत्यम कंपनी आईटी के साथ ही बीपीओ सर्विस प्रोवाइड कराती थी। बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जब कोई बड़ी कंपनी अपना कोई काम किसी दूसरी और सस्ती कंपनी से करवाती है तो उसे बीपीओ बोलते हैं। जैसे अमेरिका और यूरोप की कई कंपनियां अपनी कस्टमर केयर सपोर्ट का ठेका इंडियन कंपनीज को देती हैं। सत्यम कंपनी भी इसी तरीके का काम करती थी। साल 1991 में सत्यम कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है। जब किसी कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए या सर्वाइव करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज में अपना नाम लिस्ट करवाती है, जहां से आम लोग उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं और इसके बदले कंपनी के पास पैसे आते हैं। एक तरह से स्टॉक एक्सचेंज बड़ी कंपनीज के उधार लेने की जगह है, लेकिन कोई ऐसी कंपनी में तो पैसा लगाएगा नहीं जिससे रिटर्न आने की संभावना कम हो। अक्सर उन्हीं कंपनियों के शेयर ऊंची कीमतों पर बिकते हैं जिनकी रेपुटेशन अच्छी होती है, रेवेन्यू और प्रॉफिट बहुत अच्छा रहा हो, फ्यूचर अच्छा हो। उस समय सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज की रेपुटेशन मार्केट में बहुत शानदार थी। इतनी थी कि सत्यम का स्टॉक अपने रेट से 17 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदा गया। लेकिन सत्यम कंप्यूटर का भाग्य हमेशा के लिए तब बदला जब वेस्टर्न कंट्रीज में Y2K वायरस आया। ये एक ऐसा साइबर वायरस था जिससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये विश्व के सभी कंप्यूटर सिस्टम को ध्वस्त कर देगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये Y2K वायरस क्या होता है और इससे सत्यम कंप्यूटर कंपनी को क्या फायदा हुआ। दरअसल 1990 तक मोस्टली कंप्यूटर प्रोग्राम में साल यानी ईयर को 4 डिजिट में प्रोग्राम करने के बजाय उसको 2 डिजिट में प्रोग्राम किया जाता था, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज को बचाया जा सके। उस समय 250 MB हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए भी एक कमरे के बराबर जरूरत पड़ती थी, और आज एक आईफोन में 1 TB का डेटा स्टोरेज आराम से मिल जाता है। इस तरह पुराने समय में डेटा स्टोरेज को बचाने के लिए साल को 2 नंबर्स में लिखा जाता था। इस प्रोग्राम में कंप्यूटर 1998 के साल को 98 के रूप में पहचानता था। लेकिन जब 1990 का दशक खत्म होने को था और 21वीं सदी आने वाली थी, तब आईटी एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम साल 2000 की डेट को समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि साल 2000 की बजाय कंप्यूटर्स इसे 1900 के रूप में समझेंगे। और इस मिसकैलकुलेशन की वजह से आईटी एक्सपर्ट्स को डर था कि जब 1 जनवरी 2000 का दिन आएगा तब कंप्यूटर्स इस तारीख को पहचान नहीं पाएंगे और अभी तक के डेट से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम डिजाइन हुए हैं वो सभी कंप्यूटर्स फेल हो जाएंगे। इस मिसरीडिंग के चलते बैंकिंग, शेयर मार्केट, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, यूटिलिटी सिस्टम, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम फेल कर जाएंगे। उन दिनों अमेरिका का पावर ग्रिड सिस्टम, यानी जिससे पूरे अमेरिका को बिजली मिलती थी, वो भी इसी कंप्यूटर प्रोग्राम से चलता था। इसलिए पूरे अमेरिका में ये पैनिक फैल गया कि सारे कंप्यूटर्स जो इस तरह के प्रोग्राम किए गए हैं वे सब क्रैश करेंगे। इस प्रॉब्लम को ही Y2K वायरस का नाम दिया गया।
Y मतलब ईयर और 2K मतलब 2000। अमेरिका सहित कई यूरोपियन देशों ने इस वायरस को बहुत सीरियसली लिया और इसके सॉल्यूशन ढूंढने में जुट जाते हैं। सभी कंप्यूटर प्रोग्रामों को 1 जनवरी 2000 से पहले ठीक करने का प्लान बनाया गया। इस पूरे ऑपरेशन में इन देशों ने टोटल $300 बिलियन खर्चे, जिसमें $150 बिलियन अकेले अमेरिका ने खर्चे। अमेरिका सहित कई यूरोपियन देशों ने इस वायरस से मुक्ति पाने के लिए इंडियंस कंप्यूटर इंजीनियर्स का सहारा लिया। उस समय विप्रो, टीसीएस, सत्यम, इन्फोसिस जैसी 100 से ज्यादा इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज इस Y2K बग को ठीक करने में जुट जाती हैं। इस इंसिडेंट के बाद से ही वेस्टर्न कंट्रीज में इंडियन इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ती है। माइक्रोसॉफ्ट और IBM जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने भारतीय कंपनियों को अपने आउटसोर्सिंग वाले काम बड़े पैमाने पर अलॉट करने शुरू कर दिए। इस पूरे टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा मुनाफा हुआ सत्यम कंप्यूटर्स को। आलम यह था कि साल 2001 में सत्यम कंप्यूटर्स $1 बिलियन के रेवेन्यू के साथ 3 इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली पहली और अकेली इंडियन कंपनी बन गई, जिसमें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, DOW जोन्स और यूरो नेक्स्ट स्टॉक एक्सचेंज शामिल थे। सत्यम कंपनी ने रेवेन्यू, ग्रोथ और प्रॉफिट के पैमानों पर झंडे गाड़ दिए। साल 2001 में सत्यम कंपनी का एनुअल रेवेन्यू $1 बिलियन था, जो साल 2008 में $2 बिलियन क्रॉस कर जाता है। कंपनी का CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 40% रेट पर था, यानी कंपनी हर साल 40% की ग्रोथ के रेट से बढ़ रही थी, जो कि अपने आप में एक फिनोमिनल नंबर था। इसके अलावा कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% थी, यानी कि कंपनी को साल का जितना रेवेन्यू होता था सब खर्चे हटाकर उसको 21% प्रॉफिट बच रहा था। ये नॉर्मल नंबर नहीं था। सत्यम कंप्यूटर का स्टॉक जो 2003 में केवल 138 रुपए था, वो स्टॉक साल 2008 में 526 रुपए पहुंच गया, यानी कि 5 साल में कंपनी के स्टॉक्स में 300% का ग्रोथ देखने को मिला। साल 2005 तक सत्यम कंप्यूटर में लगभग 53,000 एम्प्लॉइज वर्क करते थे, जो 66 देशों में 700 से ज्यादा कंपनीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते थे। खास बात यह कि इन 700 कंपनियों में 185 कंपनीज टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज थी, यानी अमेरिका और दुनिया की टॉप 500 कंपनी, जिसमें एडोब, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल जैसी बड़ी कंपनियां शामिल थी। इस तरह सत्यम कंप्यूटर्स बहुत जल्द ही TCS, इन्फोसिस और विप्रो के बाद भारत की चौथी सबसे बड़ी IT कंपनी बन गई। इसका असर कंपनी की बैलेंस शीट पर भी दिख रहा था। लेकिन 7 जनवरी 2009 के दिन सत्यम कंप्यूटर्स के मालिक रामलिंगा राजू अपनी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को एक लेटर लिखते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि लंबे अरसे से सत्यम कंप्यूटर की इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं थी। मार्केट में कंपनी की वैल्यू मेंटेन करने के लिए वो लंबे समय से कंपनी की बैलेंस शीट में, उनके प्रॉफिट्स में, कैश डिपॉजिट में, एसेट्स में बहुत बड़ा हेरफेर कर रहे थे, ताकि कंपनी की वैल्यू मेंटेन रहे। यानी कि रामलिंगा राजू साफ शब्दों में ये कह रहे थे कि इतने सालों से सत्यम कंप्यूटर्स कंपनी मार्केट में जो ग्रोथ दिखा रही थी वो सब फेक था। एक्चुअल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स उतने नहीं थे जितने दिखाए जा रहे थे। जब ये लेटर बाहर आया तो इंडियन स्टॉक मार्केट में हल्ला मच गया। जिन लोगों ने सत्यम के शेयर खरीद रखे थे वो पैनिक कर जाते हैं और क्विकली अपने शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। सत्यम कंपनी के जिस एक शेयर की कॉस्ट 526 रुपए थी, वो 9 जनवरी के इस लेटर के बाहर आने के 2 दिन के अंदर ही मात्र 6.5 रुपए रह जाती है। सत्यम कंपनी से जुड़े इन्वेस्टर्स ने एक झटके में अपने 14,000 करोड़ रुपए गंवा दिए। विदेशों में मौजूद सत्यम कंपनी के ऑफिसेज में ताले लगने शुरू हो जाते हैं। इंडिया की 4th लार्जेस्ट IT कंपनी एक झटके में अर्श से फर्श पर आ जाती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सत्यम कंपनी जो Y2K वायरस के बाद सच में एक अच्छा खासा ग्रोथ कर रही थी, वो अचानक ऐसे कैसे डूब गई? उसका पैसा कौन ले गया? सत्यम कंपनी का रेवेन्यू कहां चला गया? भारत की $1 बिलियन के रेवेन्यू के साथ 3 इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली पहली और अकेली इंडियन कंपनी एक दिन में अचानक बर्बाद कैसे हो गई? 7 जनवरी 2009 के दिन रामलिंगा राजू ने अपनी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को एक लेटर लिखकर बता दिया कि लंबे अरसे से सत्यम कंप्यूटर की इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं थी। मार्केट में कंपनी की वैल्यू मेंटेन करने के लिए वो लंबे समय से कंपनी की बैलेंस शीट में, उनके प्रॉफिट्स में, कैश डिपॉजिट्स में और एसेट्स में बहुत बड़ा हेरफेर कर रहे थे, ताकि कंपनी की वैल्यू मेंटेन रहे। जैसे ये टेबल साल 2008 और 9 के सेकंड क्वार्टर की है, आप साफ देख सकते हैं कि एक्चुअल प्रॉफिट सिर्फ 61 करोड़ रुपए यानी रेवेन्यू का सिर्फ 3% था, उसको बढ़ाकर 649 करोड़ यानी रेवेन्यू का 24% दिखाया गया। इसके अलावा कंपनी का कैश सिर्फ 321 करोड़ रुपए था, जो राजा रामलिंगा राजू ने 5,361 करोड़ दिखाया। राजू ने बताया कि बैलेंस शीट में दिखाए गए फिगर और एक्चुअल फिगर के बीच लगभग 7,800 करोड़ रुपए का गैप है।
इसके अलावा बैंक में मौजूद कैश से मिलने वाले इंटरेस्ट यानी ब्याज और एफडी के रिटर्न्स को उन्होंने 376 करोड़ रुपए दिखाया, जो कि एक्चुअल में जीरो था। उल्टा एक्चुअल में सत्यम पर 1230 करोड़ रुपए की लायबिलिटी थी। मतलब एक तरह से सत्यम कंपनी पर 1230 करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन सत्यम कंपनी के अकाउंट्स में उसे जीरो दिखा रखा था। जब राजू रामलिंगा का ये लेटर बाहर आया तो पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट हिल जाता है। जिन लोगों ने सत्यम के शेयर खरीद रखे थे, 2 दिन में ही सत्यम के एक शेयर की कीमत 526 रुपए से गिरकर 6.5 रुपए रह जाती है। लेकिन सवाल मन में यही कि आखिर सत्यम कंपनी में ऐसा क्या हुआ और राजू रामलिंगा ने ऐसा क्यों किया और क्यों किया, इसका जवाब आगे की इसी कहानी में मिलता है। दरअसल जब Y2K वायरस पर बात हो रही थी तब सत्यम कंप्यूटर्स को भारी फायदा हुआ, लेकिन साल 2000 आते आते ये वायरस एक बबल साबित होता है। मतलब लोगों ने जितना हार्मफुल इस वायरस को सोचा था वो नहीं निकला। तो जितना अमाउंट ऑफ कैपिटल सत्यम के पास 2000 के समय आ रही थी, आने वाले 1-2 सालों में उसकी मात्रा एकदम कम हो जाती है, यानी कि सत्यम का एनुअल रेवेन्यू कम होने लगता है। ऊपर से ये वो समय था जब IT इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड कर रही थी। इसकी मार्केट साल 2000 के समय तक $400 बिलियन के साथ 6.4% की एनुअल ग्रोथ के साथ बढ़ रही थी। मतलब अब IT मार्केट में और भी प्लेयर आ रहे थे, अच्छी क्वालिटी सर्विस देते हुए आ रहे थे, जिसकी वजह से सत्यम के पास लोकल के साथ साथ ग्लोबल कंपटीशन भी बढ़ रहा था। यानी अब क्लाइंट उतनी आसानी से नहीं मिल रहे थे जितने एक कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए चाहिए होते हैं। इसके अलावा सत्यम कंप्यूटर एक्सेसिव वर्कफोर्स की प्रॉब्लम से भी जूझ रही थी, यानी उनके पास कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। कैनरा बैंक के फॉर्मर चेयरमैन TN मनोहरन के अनुसार सत्यम कंप्यूटर्स की बेंच साइज 15 से 20% थी, यानी कि सत्यम कंप्यूटर में 15 से 20% ऐसे लोग थे जिन्हें सैलरी तो पूरी मिलती थी लेकिन उनके पास काम करने के लिए कोई काम नहीं था। जनरली बेंच साइज बाकी कंपनी में 10 से 12% अधिकतम होता है, लेकिन सत्यम कंप्यूटर का नंबर 20% तक था, जिससे कंपनी के प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा लोगों की सैलरी देने में ही निकल जाता था। वहीं कंपनी हार्डली रेवेन्यू का 2 से 3% ही कमा रही थी, ऑर्डर्स कमा रहे थे, कंपटीशन बढ़ चुका था, प्रॉफिट नहीं बच रहा था। रामलिंगा राजू को कंपनी को ट्रैक पर लाने के लिए कुछ ना कुछ करना था, इसलिए रामलिंगा ने कंपनी के बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का सोचा। मतलब दूसरे सेक्टर में भी ट्राई करने का सोचा और रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। और यही रियल एस्टेट सेक्टर सत्यम स्कैम होने की जड़ें खोदता है। हालांकि राजू पहले से ही जानते थे कि रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मिले ना मिले लेकिन लॉन्ग टर्म में पक्का प्रॉफिट मिलता है। इसलिए राजू ने साल 1988 में माइटास इंफ्रा नाम से एक रियल एस्टेट कंपनी खोली। इस कंपनी का नाम याद रखिएगा क्योंकि इसका जिक्र बार बार आएगा। यही वो कंपनी थी जो राजू के मोस्टली रियल एस्टेट की ओनरशिप को हैंडल करती थी। आगे चलकर राजू ने माइटास प्रॉपर्टीज के नाम से एक दूसरी कंपनी भी एस्टेब्लिश की। इन दोनों कंपनीज की ओनरशिप रामलिंगा राजू के बेटों के पास थी। रियल एस्टेट सेक्टर में ग्रो करने के लिए राजू ने आंध्र प्रदेश के नेता चंद्रबाबू नायडू के साथ 90 के दशक में ही दोस्ती बना ली थी। राजू की किस्मत अच्छी रही कि चंद्रबाबू नायडू साल 1995 से लेकर 2004 के बीच आंध्र प्रदेश के CM बन जाते हैं। वहीं चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद को एक IT हब बनाना चाहते थे। चूंकि सत्यम कंप्यूटर IT फील्ड में अपना लोहा मनवा रही थी और आंध्र प्रदेश की एक ब्रांड कंपनी बन चुकी थी और राजू यंगस्टर्स के बीच हीरो की तरह थे, उन्हें प्राउड ऑफ आंध्रा, प्राउड ऑफ तेलुगु बोला जाता था। इसलिए उन्हीं से इंस्पायर होकर नायडू ने हैदराबाद को साइबराबाद के रूप में रीब्रांड किया और रामलिंगा राजू को इसका अनऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिसमें राजू को हैदराबाद के अंदर नए बिजनेस एस्टेब्लिश करने में हेल्प करनी थी और बदले में राजू को राज्य की तरफ से कई कॉन्ट्रैक्ट मिलने थे और उन्हें हैदराबाद में सत्यम कंप्यूटर्स के एक्सपेंशन करने के लिए भी कई एकड़ जमीन मिलने वाली थी। इधर जब साल 2000 में Y2K वायरस का बबल फूटा और सत्यम कंपनी को इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने कम हो जाते हैं तो राजू रियल एस्टेट सेक्टर में अपनी कंपनी की संभावनाएं तलाशने लगते हैं। इसी समय राजू को अपने पॉलिटिकल सोर्सेज से मालूम चलता है कि हैदराबाद में एक मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है। मौके का फायदा उठाते हुए राजू ने जहां से मेट्रो प्रोजेक्ट निकलने वाला था उसके आसपास की जमीन खरीदनी शुरू कर दी। राजू ने लगातार जमीन खरीदनी शुरू कर दी, लेकिन आंध्र प्रदेश में एक रूल था कि कोई भी कंपनी 58 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकती। अब यहाँ राजू के सामने 2 प्रॉब्लम आ रही थी। एक लैंड एक्विजिशन की लिमिट होने की वजह से ज्यादा जमीन नहीं खरीद पा रहे थे और दूसरा उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि ज्यादा से ज्यादा जमीन खरीद सकें क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम हो रहा था। और यहीं से शुरुआत होती है सत्यम स्कैम। राजू ने प्लान बनाया कि वे अपनी कंपनी के शेयर बेचकर ज्यादा से ज्यादा जमीन खरीदने के लिए
पैसे जुटाएंगे। लेकिन सत्यम कंपनी तो प्रॉफिट ही बहुत कम कमा रही थी, फिर कोई सत्यम के शेयर क्यों खरीदेगा? खरीदेगा भी तो सस्ते में खरीदेगा और इससे रामलिंगा को कोई फायदा नहीं होगा। अब सिर्फ एक ही तरीका था, अगर ज्यादा से ज्यादा जमीन खरीदनी है तो सबसे ज्यादा पैसा चाहिए तो सत्यम कंपनी के शेयरों को महंगा करना होगा। कंपनी के शेयर की कीमतों के उछाल लाने के लिए फ्रॉड तरीके से हाई रेवेन्यू दिखाना पड़ेगा, फेक प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, असेट्स दिखानी पड़ेंगी, जिससे मार्केट में ये मिथ क्रिएट हो कि सत्यम कंप्यूटर्स अच्छा परफॉर्म कर रही है। इससे कंपनी के शेयर के दाम बढ़ेंगे और जब वो दाम बढ़ेंगे तो हम उसे बेच देंगे और वो पैसा आएगा तो उसे जमीन में ले लेंगे। लेकिन इस होशियारी में पकड़े ना जाएं, इसके लिए कुछ सालों बाद जमीन को प्रॉफिट के साथ बेच दिया जाएगा और जमीन बेचकर जो पैसा आएगा उससे सबसे पहले वो रेवेन्यू गैप जो सत्यम कंपनी में क्रिएट होगा उसे भर दिया जाएगा। मतलब अगर कंपनी के बैलेंस शीट पर यह दिखाया गया है कि कंपनी को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो आगे चलकर जमीन बेचकर आए प्रॉफिट में से 100 रुपए निकालकर कंपनी में चुपचाप दिखा देंगे और जमीन बेचकर आए हुए बचे हुए पैसे को अपने पास रख लेंगे। ये सिंपल सा प्लान रामलिंगा राजू ने अपने लिए सोच रखा था, जो काफी प्रैक्टिकल भी लग रहा था, क्योंकि रियल एस्टेट अक्सर प्रॉफिट देता है। पैसे के लिए तो रामलिंगा राजू ने प्लान बना लिया था, लेकिन आंध्र प्रदेश में जमीन खरीदने पर कैपिंग लगी हुई थी। एक कंपनी मात्र 58 एकड़ जमीन ही खरीद सकती थी, इसलिए राजू ने सबसे पहले सेल कंपनीज बनानी शुरू कर दी ताकि इन नकली कंपनियों के माध्यम से राजू 58 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीद सके। यहाँ जिन लोगों को सेल कंपनीज के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दूं कि सेल कंपनीज जनरली उन कंपनीज को कहा जाता है जो सिर्फ कागज पर मौजूद होती हैं। इनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, ये कोई बिजनेस नहीं रन करती, बल्कि सिर्फ कागज पर होती है। इनमें कोई एम्प्लॉय नहीं होता। इनका पर्पज सिर्फ टैक्स बचाने के लिए, ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए और एक्चुअल ओनर की पहचान छुपाने के लिए किया जाता है। मतलब ये एक तरह से कागज पर मौजूद नकली कंपनियां होती हैं। यही राजू ने यहाँ पर किया कि अपने रिश्तेदारों, नौकरों, मालियों और अपने दोस्तों के नामों पर सेल कंपनीज बनानी शुरू कर दी। उसके बाद राजू सत्यम कंपनी से आए पैसे को इन सेल कंपनीज में भेजते और बदले में ये सेल कंपनियां राजू को एक फेक इनवॉइस क्रिएट करके देती, मतलब फेक बिल बनाकर देती। जनरली ये पैसे सत्यम कंप्यूटर्स इन सेल कंपनीज में इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट के नाम पर भेजती थी। इंटर कॉर्पोरेट फंड्स को इस तरीके से भी समझ सकते हैं जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जिसमें एनर्जी सेक्टर भी आता है, मास मीडिया आता है और रिटेल एंटरटेनमेंट भी आता है, टेक्सटाइल सेक्टर भी आता है। अब जब कभी रिलायंस का एंटरटेनमेंट सेक्टर अच्छे से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में रिलायंस क्या करेगा, अपने ग्रुप की बाकी कंपनियों से पैसा लेगा और इसमें लगाएगा, यानी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में पैसा लगाएगा ताकि इसकी ग्रोथ हो और फिर वहां से ज्यादा प्रॉफिट आए। इसी इन्वेस्टमेंट को इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यानी कंपनी के अंदर ही किए जाने वाला इन्वेस्टमेंट। यहां रामलिंगा राजू फंड्स को जमीन खरीदने के लिए इन सेल कंपनीज में इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट के नाम पर ट्रांसफर करते हैं। ये पैंतरा अपनाकर रामलिंगा राजू ने साल 2008 तक लगभग 365 सेल कंपनीज खोल ली और 5000 करोड़ की जमीन खरीद डाली। यहाँ राजू ने एक और घपला किया, उन्होंने इन सेल कंपनीज का इस्तेमाल न केवल जमीन खरीदने के लिए किया, बल्कि इनका इस्तेमाल बैंक से लोन लेने के लिए भी किया। 365 सेल कंपनीज में से एक कंपनी के एग्जांपल से इसे समझते हैं। उन्होंने सबसे पहले 4 से 5 लाख के कैपिटल अमाउंट के साथ एक सेल कंपनी खोली और फिर उसमें 90.25 करोड़ का इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट किया और फिर इस असेट के ब्याह पर 600 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। रिपोर्ट के मुताबिक इन कंपनी से 1230 करोड़ का लोन लिया गया, जिससे 6000 एकड़ की जमीन खरीदी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि जमीन ही जमीन जब 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदी गई और राजू को बैंक से सिर्फ 1200 करोड़ रुपए का लोन मिला, फिर बाकी पैसे राजू कहां से लाए? दरअसल बाकी पैसे इकट्ठे करने के लिए रामलिंगा राजू ने कई पैंतरे अपनाए, जिसमें सबसे मेन था सत्यम कंपनी के अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना और कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट्स और एसेट्स को बढ़ाकर दिखाना ताकि कंपनी की ब्रांड वैल्यू मार्केट में बढ़ जाए और स्टॉक वैल्यू हाई रहे, जिससे उनको फायदा ज्यादा आए, शेयर बिके तो ज्यादा पैसे आए, उनके शेयर के दाम हाई रहें। लेकिन सवाल यह है कि ये काम राजू अकेले करते कैसे थे? हजारों लोगों की नजरों से बचकर राजू ने इस घोटाले को अंजाम कैसे दिया? दरअसल हर कंपनी में कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स, सेल्स, मार्केटिंग। अब इन सभी डिपार्टमेंट्स को अच्छे से मैनेज करने के लिए कंपनी के पास एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जिसे MIS बोला जाता है। इस सिस्टम के थ्रू मैनेजर ये देख सकते हैं कि उनके डिपार्टमेंट्स में या कंपनी में ओवरऑल ग्रोथ का स्टेटस क्या है, मतलब कहां से कितना पैसा गया और कहां से कितना पैसा आया। आप यहां से पूरी कंपनी की और डिपार्टमेंट्स की बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं। रामलिंगा राजू ने यहीं पर खेल किया। उन्होंने इस MIS सिस्टम में कई फ्लॉज इंजेक्ट कर दिए। उन्होंने ये काम कैसे किया, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको आसान भाषा में बताऊं तो रामलिंगा राजू ने सुपर यूजर नाम से एक ID बनाई थी, जिसकी मदद से वो MIS सिस्टम में लॉगिन करते और मन चाहे
फेक इनवॉइस कंपनी की बैलेंस शीट में ऐड कर देते और कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा देते। ये फेक इनवॉइस किसी की पकड़ में ना आए, इसके लिए राजू ने एक सॉल्यूशन निकाला कि जो रियल इनवॉइस होते थे, यानी जो कंपनी की सच में सेल होती थी, उस पर एस मार्क कर देते थे। एस माने सो, जिसका मतलब था कि इस इनवॉइस को कहीं भी दिखाया जा सकता है। और जो फेक इनवॉइस होते थे उस पर एच मार्क कर देते थे, यानी हाइड, मतलब इस इनवॉइस को मौका पड़ने पर छिपाया जा सकता है। जनरली राजू के साथ ये काम कंपनी से ही जुड़े हुए 10 से 12 लोग साल के हर क्वार्टर में किया करते थे, जिसके लिए उन्हें ऑफिस आवर खत्म होने के बाद रोका जाता था। इस तरीके से अप्रैल 2003 से लेकर दिसंबर 2008 तक लगभग राजू ने 74,625 फेक इनवॉइस बनाए। इन फेक इनवॉइसेज की मदद से लगभग सत्यम कंपनी ने 5,040 करोड़ का कैश और बैंक बैलेंस दिखाया, जो कभी था ही नहीं। एक्चुअल में ये कैश और बैंक बैलेंस 300 करोड़ रुपए से भी कम था। यहां आपको लग रहा होगा कि फेक इनवॉइस बनाकर कितनी आसानी से फ्रॉड किया जा सकता है, लेकिन रियल में ये उतना आसान नहीं था। दरअसल जब बैंक बैलेंस शीट में हेरा फेरी करके कंपनी के रेवेन्यू को बढ़ाया जाता था, तब राजू को यह भी दिखाना पड़ता था कि जो रेवेन्यू बढ़ा है वो कैसे बढ़ा है। तब राजू को झूठे क्लाइंट्स के इनवॉइस दिखाने पड़ते थे कि देखो हमने इन्हें सर्विस दी है और बदले में हमें इनसे इतना पैसा मिला है। लेकिन इसके बाद भी राजू को दिखाना पड़ता था कि जो पैसा मिला वो कहां पर है। इसके लिए राजू को फिर से फेक बैंक डिपॉजिट्स दिखाने पड़ते थे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कोई भी कंपनी के पास जब एक्सेस में अमाउंट में कैश होता है तो उस कैश की या तो एफडी कराते हैं ताकि इंटरेस्ट आए, या फिर शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए यहां राजू को फेक बैंक डिपॉजिट्स भी दिखाने पड़ते थे। 30 सितंबर 2008 को जहां एक्चुअल एफडी फंड्स सत्यम कंप्यूटर के पास सिर्फ 10 करोड़ रुपए था, वो राजू ने 3,300 करोड़ के शो कर रखे थे। यानी कि राजू को एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ दिखाने पड़ रहे थे। इन सब के अलावा राजू ने और पैसा जुटाने के लिए फेक एम्प्लॉइज दिखाना शुरू कर दिया। रामलिंगा राजू क्लेम करते थे कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन में 53,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं, लेकिन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन मालूम चला कि रियल में सिर्फ 43,000 से 40,000 के बीच ही एम्प्लॉइज काम करते थे। यहाँ राजू ने लगभग 13,000 घोस्ट एम्प्लॉइज क्रिएट कर रखे थे, मतलब कागज पर दिखा रखे थे कि इतने कर्मचारी हैं, और उनकी सैलरी लेना शुरू कर दिया था। ये सैलरी महीने का लगभग 20 करोड़ रुपए होती थी, जिसे आगे राजू के बेटे और उसकी वाइफ के अकाउंट में डाल दिया जाता था, जिससे आगे हजारों एकड़ की जमीन खरीद ली जाती थी। कुल मिलाकर राजू फेक बिल्स, फेक कंपनीज, फेक लोन्स, फेक एम्प्लॉइज क्रिएट करके असली पैसा कमाते और उसे जमीन खरीदने में लगा देते थे। कमाल की बात यह रही कि यह काम लगभग 5 से 8 साल तक चला और कोई पकड़ नहीं पाया। फिर सवाल यह उठता है कि जब सब अच्छा चल ही रहा था, तब ऐसी क्या नौबत आ गई कि रामलिंगा राजू को खुद आकर इस फ्रॉड के बारे में बताना पड़ा। दरअसल रामलिंगा राजू जो सालों से इनवॉइस में हेर फेर कर रहे थे, कंपनी के प्रॉफिट और एसेट्स को बढ़ाकर बता रहे थे, वो ये उम्मीद किए बैठे थे कि जब सही समय आएगा तब वो अपनी जमीनों को बेचकर कमाए हुए पैसे से सत्यम कंपनी में मौजूद प्रॉफिट गैप को फिल कर देंगे। यानी मानकर चलिए कि राजू ने सत्यम कंप्यूटर से एक्स्ट्रा 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट शो कर रखा था। तो कल की डेट में जब उनकी जमीन 150 करोड़ में बिकेगी, तब वे इन 150 करोड़ में से 100 करोड़ को सत्यम कंप्यूटर को दे देंगे और बचे हुए 50 अपने पास पर रख लेंगे। अब सुनने में ये प्लान अच्छा था, रियल एस्टेट के नेचर को देखा जाए तो एक तरह से प्रैक्टिकल भी था, लेकिन यहाँ किस्मत रामलिंगा राजू को चकमा मार जाती है। हुआ ये कि साल 2000 से लेकर 2008 तक तो सब अच्छा चल रहा था, लेकिन साल 2008 में दुनिया भर में मंदी आती है। अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फर्म लेहमन ब्रदर्स ने अपनी दिवालिया होने की घोषणा कर दी, तो पूरे वर्ल्ड में आर्थिक मंदी आ गई। इससे भारत समेत दुनिया भर में रियल एस्टेट के दाम घटकर आधे हो जाते हैं। दाम घटने से जो सपना राजू सजो कर बैठे थे कि वो जमीनों को बेचकर यहाँ के प्रॉफिट से सत्यम के गैप को फिल कर देंगे, अब वो नामुमकिन हो गया। एक्चुअल रेवेन्यू और फोर्ज किए गए रेवेन्यू में जमीन आसमान का अंतर पैदा हो गया। कंगाली में आटा गीला तब हुआ जब मंदी की वजह से सत्यम कंप्यूटर को पहले के मुकाबले अब और ज़्यादा कम प्रोजेक्ट्स मिलने लग गए। इससे सत्यम कंप्यूटर्स अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट भी नहीं निकाल पा रही थी। अब जैसे जैसे महीने बीतते गए, रामलिंगा राजू पर प्रेशर बढ़ने लगा। 2008 की मंदी में अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह देने के भी लाले पड़ गए। अंत में राजू ने एक और तरीका निकाला। 16 दिसंबर 2008 को रामलिंगा ने प्लान बनाया कि सत्यम कंप्यूटर्स माइटास प्रॉपर्टीज के अंदर 100% और माइटास इंफ्रा के अंदर 55% स्टेक खरीदेगी। और ये दोनों वही कंपनी है जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था, जिनके मालिक राजू के खुद के बेटे थे। साथ ही अब जब जितना भी रियल एस्टेट की खरीदारी राजू ने की थी, वो कहीं ना कहीं इसी कंपनी से एफिलिएटेड थी। यानी कि कंपनी के पास एक्चुअल के असेट्स थे जिसकी कीमत 5,000 करोड़ से ज्यादा थी। यहां राजू का प्लान था कि वो अपनी इन दोनों कंपनीज को
खुद ही 1.6 बिलियन डॉलर की कैश डील से खरीद लेंगे। अब चूंकि ये राजू की खुद की कंपनी है तो वो कोई कैश ट्रांजैक्शन करेंगे नहीं, बल्कि बस एक फेक बिल जनरेट कर देंगे, जिससे सत्यम कंपनी में जो गैप लगभग 5 से 7 हजार करोड़ रुपए का हुआ है वो इन कंपनीज की खरीदारी से फुलफिल हो जाएगा और सत्यम कंप्यूटर्स के ऊपर जो हजारों करोड़ रुपए की लायबिलिटी थी वो एक झटके में खत्म हो जाएगी और कोई नोटिस ही नहीं कर पाएगा कि हुआ क्या था। राजू के इस प्रपोजल पर इंटरनल बोर्ड के वे मेंबर्स जो राजू के साथ इस कच्चे चिट्टे में शामिल थे वे इस प्लान को तुरंत मंजूरी दे देते हैं, लेकिन कंपनी के बाकी शेयर होल्डर्स को जब ये बात मालूम चलती है तो वे राजू के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। ये विद्रोही शेयर होल्डर्स तर्क देते हैं कि राजू कंपनीज एक्ट 1956 का वायलेशन कर रहे हैं, जिसमें कोई भी कंपनी बिना शेयर होल्डर्स की परमिशन के किसी भी कॉरपोरेट एंटिटी को नहीं खरीद सकती अगर खरीदने वाली कंपनी की 60% से ज़्यादा कैपिटल इस खरीद में लगी हुई है। इसके अलावा वो राजू के इस फैसले से इसलिए भी खुश नहीं थे क्योंकि उनका मानना था कि सत्यम कंप्यूटर्स जो एक हार्डकोर आईटी कंपनी है वो रियल एस्टेट फर्म्स को क्यों खरीद रही है। जाहिर सी बात है कि इसका जवाब राजू के पास नहीं था। इस तरह बोर्ड मेंबर्स के इस रिवोल्ट से राजू का प्लान फेल हो जाता है। अब ये बात छुपनी नहीं थी, एक ना एक दिन इस पूरे घोटाले को सामने आना था। अब जब ये बात मार्केट में लीक हुई तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सत्यम कंपनी के शेयर में 55% की गिरावट आ जाती है। अब लोगों को भनक लगने लगी कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तभी रामलिंगा राजू को एक बड़ा झटका मिला वर्ल्ड बैंक की तरफ से। 23 दिसंबर 2008 के दिन वर्ल्ड बैंक ने सत्यम कंप्यूटर्स पर उसके कर्मचारियों को घूस देने के आरोप में 8 साल का बैन लगा दिया। ये बैन इसलिए लगाया गया क्योंकि सत्यम कंप्यूटर्स ने वर्ल्ड बैंक के एम्प्लॉइज को रिश्वत देने की कोशिश की थी ताकि उसके एम्प्लॉइज सत्यम कंप्यूटर्स के ऑडिट में सालों से चल रहे घपले को उजागर ना कर सकें। By the World Bank. Satyam has been barred from taking up any work by the World Bank for the next 8 years. और वर्ल्ड बैंक की इस रिमांड के बाद सत्यम कंप्यूटर्स के शेयर और 13.6% तक गिर जाते हैं। अब लगातार गिरते शेयर को रोकने के लिए 25 दिसंबर को राजू वर्ल्ड बैंक से ही माफ़ी मांगने के लिए कहने लगते हैं। राजू ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के इस स्टेटमेंट से उसके शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस लो हुआ है, लेकिन इससे बात नहीं बनी और बाकी बची कुछ ही कसर 26 दिसंबर के दिन सत्यम कंप्यूटर्स के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मंगलम श्रीनिवासन के अपने पद से रिजाइन देने से पूरी हो जाती है। अब 2 दिन बाद 28 दिसंबर के दिन दूसरे डायरेक्टर्स ने भी रिजाइन दे दिया, जिससे धीरे धीरे कंपनी के स्टॉक्स की वैल्यू कौड़ियों के भाव रह गई। सत्यम का संकट बढ़ता जा रहा है। 3 और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद सत्यम के चेयरमैन रामलिंग राजू के पास भी इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया है। राजू को अब सत्यम कंप्यूटर कंपनी का पतन साफ नजर आ रहा था। अब राजू को सत्यम कंप्यूटर बचाने का कोई और तरीका समझ नहीं आया तो वो एक ऐसे आदमी के पास जाते हैं जिनके पास सभी घोटालेबाज जैसे नीरव मोदी, हर्षद मेहता, केतन पारेख पकड़े जाने से पहले एक ना एक बार जरूर मिलकर आते हैं ताकि पकड़े ना जाएं। उस आदमी का नाम था हेमेंद्र कोठारी। रामलिंगा राजू हेमेंद्र कोठारी से कहते हैं कि वो उनकी सत्यम कंपनी को खरीद लें या फिर उनके लिए कोई और दूसरा कोई खरीदार ले आए, लेकिन यहाँ कोठारी ने भी राजू के सामने हाथ खड़े कर दिए। अब चारों तरफ से राजू के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। कंपनी के शेयर लगातार धड़ाधड़ गिर रहे थे। वर्ल्ड बैंक से फटकार पड़ चुकी थी। डायरेक्टर्स रिजाइन करके भाग रहे थे। यहाँ राजू को लगने लगता है कि अगर उन्होंने खुद से आकर ये कन्फेस नहीं किया तो कोई और विसल ब्लोअर बनकर उनका भांडा फोड़ देगा। इसलिए अंततः रामलिंगा राजू 7 जनवरी 2009 के दिन कंपनी के सभी बोर्ड मेंबर्स को एक चिट्ठी लिखते हैं और सालों से किए जा रहे अपने फर्जीवाड़े को स्वीकार कर लेते हैं। जैसा कि उम्मीद थी कि इस चिट्ठी ने इंडियन शेयर मार्केट में भूचाल ला दिया। चिट्ठी में राजू वही लिखते हैं जो हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन खास बात यह कि इसमें राजू ने खुद को विक्टिम बताया और कहा कि यह काम करना उनके लिए बाघ की सवारी करना था। वो बाघ की सवारी तो कर रहे थे लेकिन उससे उतर नहीं सकते थे क्योंकि अगर उतरे तो बाघ उन्हें खा जाता। इस खुलासे के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट और सेंसेक्स इंडेक्स 5% से ज़्यादा गिर जाते हैं और सत्यम कंपनी के शेयर 70% से भी ज़्यादा गिर जाते हैं। 9 जनवरी 2009 को ये लेटर बाहर आने के 2 दिन के भीतर ही सत्यम कंप्यूटर को निफ्टी और सेंसेक्स से हटा दिया जाता है। चंद दिनों में ही कंपनी की वैल्यू $7 बिलियन से $500 मिलियन पर रह जाती है। सत्यम के स्टॉक जो अपनी पीक पर 542 रुपए के थे वो
6.5 रुपए रह जाते हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर सत्यम का एक शेयर जो अपने पीक पर $29.10 का था वो $1.80 का रह जाता है। एक साल के भीतर सत्यम से जुड़े इन्वेस्टर्स को अपने $2.82 बिलियन यानी लगभग 14,000 करोड़ रुपए गंवाने पड़े, जिसमें सरकारी बीमा एजेंसी LIC भी अपने 950 करोड़ रुपए गंवा देती है। इस स्कैम के बाहर आने से आनंद महिंद्रा भी शौक रह जाते हैं। उनका कहना था कि जब ये खबर उन तक पहुंची तब उन्हें बिलीव ही नहीं हुआ कि सत्यम जैसी कंपनी में ऐसा फ्रॉड हो सकता है। सत्यम स्कैम की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया की सभी कंपनीज को शक की निगाहों से देखने लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि आखिर इतने साल से चले आ रहे सत्यम स्कैम को किसी ने पकड़ा क्यों नहीं? आखिर राजू के साथ इस स्कैम में कौन कौन लोग शामिल थे? सत्यम स्कैम की जांच में पता चला कि सत्यम स्कैम में रामलिंगा राजू के साथ साथ मेनली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी का बड़ा रोल था। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का काम कंपनी में बिना किसी के पक्ष में रहे वो डिसीजन लेना होता है जो कंपनी के हित में हो। अगर कंपनी के मेंबर्स कोई अनएथिकल और ऐसे डिसीजन ले रहे हैं या कोई भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं तो उनका काम होता है कि वो इसे रोकें और इसके खिलाफ आवाज उठाएं। लेकिन सत्यम स्कैम में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। उल्टा यहाँ पर यह देखने को मिला कि कंपनी के इन इन्वेस्टर्स को कंपनी के शेयर मात्र 2 रुपए प्रति शेयर में मिल रहे थे, जो मार्केट में 500 रुपए के लगभग के थे। इतना ही नहीं, 2007 और 2008 में इन्हें कंपनी के प्रमोटर्स की तरफ से हाई कमीशन भी मिला। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस स्कैम के छुपे रहने के पीछे इन सत्यम कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का बड़ा हाथ था, जो कंपनी से अनएथिकली फाइनेंशियल बेनिफिट्स ले रहे थे। इसके अलावा इस स्कैम में इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स का भी बड़ा हाथ था। जिन लोगों को नहीं मालूम उन्हें बता दूं कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर कंपनी में कामकाज पर नजर बनाए रखते हैं कि कहीं कंपनी के प्रमोटर्स अपनी बैलेंस शीट में कोई गड़बड़ झाला तो नहीं कर रहे। ये देखने का काम इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स का होता है ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ रहे। लेकिन यहाँ उल्टा था। सत्यम कंप्यूटर की ऑडिटिंग संभालने वाले प्राइस वाटर हाउस कूपर्स इंटरनेशनल लिमिटेड यानी PwC बजाय इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर काम करने के ये फर्म राजू के लिए काम करती थी। यहाँ सवाल ये उठे कि क्या 10 सालों में इसे कोई भी फ्रॉड दिखाई नहीं दिया, क्योंकि दूसरी ऑडिटिंग फर्म मेरिल लिंच ने सत्यम का ये स्कैंडल मात्र 10 दिन में पकड़ लिया था। आखिर PwC ने सत्यम के घपले को क्यों नहीं पकड़ा? PwC पर आरोप लगे कि पिछले 10 सालों में उन्होंने कंपनी के 1% इनवॉइस भी चेक नहीं किए। PwC के ऑडिटिंग फॉल्ट को लेकर यह भी सवाल उठे कि इस फर्म को सत्यम कंप्यूटर्स अनजस्टिफाइड तरीके से हर साल बढ़ाकर पेमेंट दे रही थी, जिसे आप इस टेबल में भी देख सकते हैं। जैसे साल 2004 और 5 से 2007 और 8 तक 4 सालों के भीतर ही ऑडिट फीस को 5.7 गुना बढ़ा दिया गया, जबकि खुद कंपनी की इनकम केवल 2.47 गुना ही बढ़ी थी। साथ ही ये भी देखा गया कि PwC को साल 2007 और 8 में सत्यम की तरफ से 3.7 करोड़ रुपए मिले, जबकि TCS, विप्रो, इन्फोसिस अपनी ऑडिटिंग फर्म्स को इसका आधा ही पे कर रही थी। साफ था कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स कंपनी खुद इस घोटाले में शामिल थी और इससे आर्थिक लाभ ले रही थी। इवन US स्टॉक एक्सचेंज ने भी PwC पर बैन लगा दिया और इस पर $6 मिलियन का फाइन लगाया। कुल मिलाकर इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स और डायरेक्टर्स की ही खुरापात थी, जिसकी वजह से सत्यम स्कैम लंबे समय तक एक्सपोज नहीं हो पाया। जहां एक तरफ सरकार सत्यम स्कैम के अपराधियों पर कार्रवाई कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार फॉरेन इन्वेस्टर्स के सामने इंडिया की इमेज को बचाने में लग गई। ऑडिटिंग पर पहले से ज़्यादा सख्त रूल बनाए गए। इसके साथ ही कंपनी को बचाने की भी पुरजोर कोशिशें की गई, क्योंकि सत्यम में लगभग 40,000 लोग जॉब करते थे। उनका भविष्य अधर में लटक गया। 12 जनवरी के दिन मनमोहन सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वो सत्यम कंप्यूटर्स को तुरंत बेचने वाले हैं। इसके लिए जो भी इंटरेस्टेड हों वो बोली लगा सकते हैं। सत्यम कंपनी की नीलामी करवाने के लिए 3 लोगों को चुना गया। HDFC के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन दीपक पारेख, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर C अच्युतन और नासकॉम के फॉर्मर प्रेसिडेंट किरण कार्डेक। इस बोर्ड का एम था कि 100 दिन के अंदर ही कंपनी को बेचना है। इसके लिए उन्होंने लॉयर, बैंकर और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मदद ली। मिड मार्च तक आते आते कई IT कंपनीज ने सत्यम को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया और इन दी एंड 13 अप्रैल 2009 के दिन इस नीलामी में टेक महिंद्रा ने बाजी मार ली। महिंद्रा ने सत्यम को $1.13 पर शेयर पर खरीद लिया, यानी मार्केट वैल्यू की 1/3 कीमत पर। इस तरह टेक महिंद्रा के कारण सत्यम कंपनी एक बार फिर से ट्रैक पर आ गई। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े स्कैम के बाद रामलिंगा राजू का क्या हुआ? दरअसल राजू ने जिस दिन ये लेटर रिलीज किया उनको उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। तुरंत ही राजू पर SFIO, SEBI, ED और
सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करने लगी। ये इन्वेस्टिगेशन लगभग 6 साल चली। सीबीआई ने राजू द्वारा किए गए इस स्कैम के खिलाफ लगभग 50,000 से ज़्यादा पेजेस की चार्जशीट फाइल की। इसके बाद 3,000 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, 250 से ज़्यादा विटनेस को सुनने के बाद स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 9 अप्रैल 2015 के दिन मनी लॉन्ड्रिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अकाउंट फॉल्सिफिकेशन और फोर्जरी जैसे आरोपों में रामलिंगा राजू समेत 10 लोगों को 7 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने राजू और उसके भाइयों पर 5 करोड़ का फाइन भी लगाया। हालांकि इस सजा के 1 महीने बाद ही रामलिंगा राजू को जमानत मिल जाती है और वो आज भी मस्त आराम से अपने बंगलों में आराम फरमा रहे हैं और चैन की जिंदगी जी रहे हैं और नेटफ्लिक्स इंडिया जैसे यूट्यूब चैनलों पर केस कर रहे हैं कि उनके ऊपर वीडियो ना बनाओ, इससे हमारी छवि खराब हो रही है। बहरहाल ये कहानी सत्यम कंप्यूटर्स कंपनी की थी। ये कहानी थी राजू रामलिंगा की। इससे पहले मैंने सुब्रतो रॉय और विजय माल्या को लेकर भी वीडियोज बनाए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लेमन ऐप पर जरूर ट्राई करें, इसके रिव्यू देखें और शेयर मार्केट को लेकर सही डिसीजन लें। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, इसलिए बने रहिए इसी चैनल पर। नमस्कार।